Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे फॉरेस्ट जो शब्द है, जो कि रिसेंट अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर जिसमें कुछ बदलाव किए गए थे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही क्लियर निर्देश आ गया है और इन्होंने बोला है कि भाई जो फॉरेस्ट वर्ड है, जो डिक्शनरी मीनिंग होता है फॉरेस्ट का, उसी को इस्तेमाल करिए। जो चेंजेस आप लेकर आए हैं वो चेंजेस नहीं लेकर आए, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो बहुत सारा अनडिक्लेयर्ड फॉरेस्ट था 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया का, अब ये फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। इस पूरे आर्टिकल को समझने के पहले आपको जो दो हमारे एक्ट हैं, लाइक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और जो चेंजेस हुए हैं 2023, ये जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, फॉरेस्ट एक्ट 1980 के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जिसको एनेक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि रेगुलेट किया जा सके और डाइवर्जन किया जा सके हमारे फॉरेस्ट लैंड का फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस, चाहे कंजर्वेशन करने की बात हो या एक सूटेबल और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करने की बात हो। इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या थे इस एक्ट के? देखिए, ये जो एक्ट था ये स्टेट गवर्नमेंट को या दूसरी अथॉरिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता था डिसीजन लेने को फॉरेस्ट लैंड का विदाउट द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही ये प्रोहिबिट करता था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड और फॉर बिल्डिंग बिजनेस और रेसिडेंशियल यूनिट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो एक्ट था ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एक एडवाइजरी कमेटी बनाए जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के मैटर को लेकर यहाँ पर काम करेगी। साथ ही ये एक्ट बोलता है कि किसी भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी जैसे माइनिंग हो, इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ऐसी सारी जगह जहां पर फॉरेस्ट लैंड का यूज़ होना है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी है। ये ही एक्ट यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड के यूटिलाइजेशन को, उसके डाइवर्जन को, इन सारी चीज़ों को देख रेख करने की बात करता है। ये एक्ट यहाँ पर पेनल्टीज भी इम्पोज करता है कि भाई अगर यहाँ पर इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए अगर वो बात नहीं मानी जाती है तो भाई आपको जेल भी हो सकती है, आपको यहाँ पे सज़ा भी हो सकती है। हालांकि इसी में कुछ चेंजेस किए गए और एक अमेंडमेंट बिल 2023 यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अमेंडमेंट बिल यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस लेकर आया। सबसे पहली बात देखिए, इन्होंने जो स्कोप है इस एक्ट को यहाँ पर बढ़ दिया और इसका नाम परिवर्तित हो गया। अब ये हो गया वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980। इंपॉर्टेंट समझिए, इसके अंदर क्या किया गया कि एप्लीकेबल कर दिया गया नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड को। एक्ट अब यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है टू द रेवेन्यू फॉरेस्ट लैंड, लैंड रिकॉर्डेड एज अ फॉरेस्ट लैंड इन दी गवर्नमेंट रिकॉर्ड। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कि जो टर्म था न्यू फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़, उनको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम फॉरेस्ट स्टाफ, इको टूरिज्म, जू या सफारी को भी फॉरेस्ट एक्टिविटी का मान लिया गया। साथ ही यहाँ पर यह भी बोला कि सर्वे और इन्वेस्टिगेशन जो है इन फॉरेस्ट एरिया विल नॉट बी कंसीडर्ड नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़। साथ ही यहाँ पर ये बोल दिया गया कि भाई अब जो लैंड है इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग लेवल आ जाएंगे, जहाँ पर एक तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगी कमेटी जो यहाँ पर किस बारे में बात कर रही है कि फॉरेस्ट्री एक सेक्शन डिवाइड कर दिया और दूसरा आपने अनडिक्लेयर्ड फॉरेस्ट यहाँ पर डिफाइन कर दिया और यहाँ पर डेफिनेशन दे दी। इसी सारी चीज़ों को पर्टिकुलर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से अगर हम बात करें, यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर आया और इन्होंने बोला कि भाई देखिए जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है आप जो बुक डेफिनेशन होती है उसी का इस्तेमाल करिए। साथ ही इन्होंने बोला कि जो सेक्शन 1A है जो कि डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को यहाँ पर नैरो डाउन कर रहा है उसको यहाँ पर ख़त्म करिए। साथ ही यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी फॉरेस्ट एक्चुअल फॉरेस्ट कहा जाता है उसको एज इट इज़ लीजिए। दैट मीन्स यहाँ पर सेक्शन 1A को यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप इसको जो डिक्शनरी डेफिनेशन है उसी के आधार पर इस्तेमाल करिए, कोई नई डेफिनेशन यहाँ पर लाने की कोशिश ना की जाए। जिसका ये फ़ायदा हुआ कि 1.97 लाख
एकड़ की स्क्वायर एरिया की अगर हम बात करें तो ये फॉरेस्ट लैंड का पार्ट बन जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ का डायरेक्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किसी भी प्रकार की जू या सफारी को अगर गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है तो उसके लिए फाइनल कंसेंट इन्हें सुप्रीम कोर्ट से लेना होगा। विदाउट द कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल की, विच इज़ द ग्रीस एंड इंडिया दोनों के रिलेशन को लेकर। देखिए, एक हिस्टोरिक विजिट की गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्रीस में अगस्त 2023 में, और उसी के साथ ही अब यहाँ पर भारत में भी जो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर हैं किरियोस के मिथोस्किसिस, ये न्यू दिल्ली पधारने वाले हैं फरवरी 21-22 को। और ये जो कहीं ना कहीं विजिट है पहले प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हिस्टोरिक विजिट रही है, क्योंकि ये और अब ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भारत में विजिट कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के कॉमन इंटरेस्ट को दिखा रही है। दोनों कंट्रीज़ के बिजनेस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के बारे में बात करिए, कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को यहाँ पर बढ़ाने की बात भी कर रही है। अगर हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट के हिसाब से बात करें तो जो मिथोस्किस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, इन्होंने बहुत क्लियरली यहाँ पर स्टेट किया कि देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के विजिट कहीं ना कहीं इंडिया और ग्रीस के लिए एक बहुत बड़ा फील्ड यहाँ पर खोलते हैं, क्योंकि जहाँ ग्रीस के लिए आप देखेंगे तो इंडिया के लिए आप देखेंगे तो ग्रीस से बड़ा यूरोप में गेटवे नहीं हो सकता, और सेम गोज विद दी ग्रीस, ग्रीस के लिए एशिया में इंडिया से बड़ा गेटवे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडिया आज की डेट में एक, इंडिया और ग्रीस की अगर आप बात करेंगे तो दोनों के ओल्ड ट्रेडिशनल रिलेशन भी हैं, फ्रेंडशिप भी है, साथ ही दोनों यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया अपने आप में बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कि ग्लोबल लैंडस्केप को चेंज करने की भी क्षमता रखती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इन्होंने ये बात भी बोली कि दोनों ग्रीस और इंडिया कहीं ना कहीं प्रिजनर हैं ज्योग्राफी के, दोनों बहुत अच्छी जगह पर लोकेटेड हैं, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है ग्लोबल सिस्टम के हिसाब से बात करें, बट दोनों कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जियोपॉलिटिकली दोनों वॉलेटाइल कंट्री भी हैं। रिसेंट कुछ घटनाएं जैसे रेड सी की घटनाएं हुई, जिन्होंने ये बता दिया कि कितना ज़्यादा सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो ये सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की आवश्यकता इंडियन ओशन को भी उतनी ही है जितनी रेड सी को है। ऐसे में दोनों कंट्री का कोऑपरेशन आपस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर देयर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। सो बेसिकली ये जो टर्म है प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी, इसको यूज़ किया जाता है एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बताने के लिए दोनों नेशन के लिए, दोनों के जो जियोपॉलिटिकल चैलेंज है जो दोनों कंट्रीज फेस कर रही है उसको बताने के लिए शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर बायलैटरल रिलेशनशिप बढ़ाने की बात की जा रही है। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स इंगेज हैं एक जॉइंट एक्सरसाइज में विद द ग्रीक आर्म फोर्स, जो कि कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजिक टाइज के बारे में बता रहा है। मिलिट्री कोऑपरेशन हमारा बढ़ रहा है, बिजनेस टाइज भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशन किए जा रहे हैं। इंडिया की बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो मेजर ग्रीक काउंटर पार्ट्स के साथ मिलकर नए जो एयरपोर्ट है क्रीट में वो बना रही हैं। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज है जो ग्रीक की फूड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। साथ ही इंडिया की कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो शिपिंग कंपनीज के साथ एथेंस में यहाँ पर एक ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में काम कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी अगर हम बात करें तो इंडियन कैनेडियन बिलेनियर प्रेम वास्ता, जो कि सीईओ है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग के, ये एक सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टर है ग्रीस में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर हम बात करें बेस्ट यूरोपियन कंट्री मानी जाती है फॉर इन्वेस्टमेंट। ग्रीक के आगे अगर हम बात करें तो एक सिस्टमैटिक कोलैबोरेशन है मेजर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी अगर हम बात करें तो ग्रीक एक बहुत ज़्यादा ईस्टर्न फ्लैग में यूरोपियन यूनियन और नाटो के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, ईस्टर्न मेडिटेरियन के क्षेत्र में बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर बात करें, ग्रीक कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ इन मिडिल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर का पार्ट भी बन जाता है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया और ग्रीस अपने टाइज को बढ़ाए। ऐसा ही नहीं है, इंडिया और ग्रीस के बहुत ज़्यादा ट्रैवल लिंक भी है, टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है, कल्चरल टाइज भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, फिलोसफी, आर्ट और लिटरेचर हमें देखने के लिए मिल जाता है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मेडिटेरियन,
कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ गुड इंक्लूडिंग स्पाइस, टेक्सटाइल या प्रीशियस स्टोन के एक्सचेंज का काम हमेशा करते रहे हैं। ये दोनों वही जगह हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन डेवलपमेंट हुए हैं। एक तरफ आप देखेंगे इंडियन स्कॉलर्स, दूसरी तरफ ग्रीक फिलोसोफर्स। कहीं ना कहीं हेलेनिशियन पीरियड की अगर हम बात करें तो एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी के लिए इंडिया और ग्रीस के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, इनकी शुरुआत 1950 से हो चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं आप देखें ट्रेड बैलेंस, ट्रेड रिलेशनशिप की बात करें या फिर हम दोनों कंट्रीज़ की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हमें नज़र आते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े कंसर्न की, जिसको यहाँ पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने देखिए अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए, आपको बाकी की कहानी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर इस रिपोर्ट में बहुत बड़ा कंसर्न जताया गया है कि भारत में जो अधिकांशतः फिनटेक ऐप हैं, इनको फॉरेन एंटिटीज़ के द्वारा ओन किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए कंसर्न है। समझिए क्यों। देखिए जो यूपीआई है, अगर हम इसके कमांड की बात करें, इसके सब्सटेंशियल 73.5% शेयर जो कि टोटल डिजिटल पेमेंट टर्म में अगर हम बात करें तो वो वॉल्यूम बढ़ाते हैं वही, लेकिन अगर हम इसकी शेयर इन टर्म ऑफ वैल्यू की बात करें तो वो 6.7% से भी कम है। ऐसे में दूसरी जो फिनटेक कंपनीज हैं जिनकी फॉरेन एंटिटीज़ हैं, जैसे वॉलमार्ट की बैक की हुई फ़ोनपे, गूगल पे, ये इंडियन फिनटेक मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। अगर हम फ़ोन पे की ही बात करें तो इसका जो मार्केट शेयर है वॉल्यूम के हिसाब से दैट इज़ 46.9%, वहीं गूगल पे 36.39%। और ऑपोजिटली अगर हम भारत की ओन एनसीपीआई की होल्ड की हुई भीम यूपीआई की बात करें तो केवल और केवल 0.22% मार्केट वैल्यू आपको मार्केट शेयर इन टर्म ऑफ वैल्यू देखने के लिए मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये बात यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट हुई है उसके द्वारा की गई। नाउ द क्वेश्चंस कम कि पहली बात कि फिनटेक क्या होता है। तो देखिए फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है, जिसको यूज़ किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है एक नई टेक्नोलॉजी का, जो कि ऑटोमेटेड डिलीवरी या फाइनेंशियल सर्विसेज के इंक्लूजन और उनको बढ़ाने के लिए काम करे। इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को शामिल किया जाता है, अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर जैसे रिटेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इवन क्रिप्टो करेंसीज की भी अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, एमएसएमईज को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए, कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। आप देखिए जैसे जैसे भारत डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहा है, हम जनधन योजना लेकर आ रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, जो कि फिनटेक प्लेयर्स को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने के लिए सपोर्ट करते हैं कि और इम्प्रूव करिए और कस्टमर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लेकर आइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम विच इज़ दी यूपीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में इसको लॉन्च किया था ताकि भारत में फिनटेक रिवॉल्यूशन लेकर आया जा सके। इसी तरीके से इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विच इज़ दी सीबीडीसी, यहाँ पर इसे हम डिजिटल रुपी या ई रुपी भी बोल सकते हैं, इसको भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया है फिनटेक मार्केट में। इसी के अलावा इंडिया स्टैक जो कि एक सेट है एप्लीकेशंस का, जो कि अलाउ करता है गवर्नमेंट, बिजनेस या स्टार्टअप्स को कि वो यूटिलाइज कर सके एक यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इंडिया में जितनी भी उनके पेपरलेस कैशलेस सर्विस डिलीवरी है वो आसानी से की जाए। तो यही सब अगर हम देखें तो इन्हें ही फिनटेक कंपनीज बोला जाता है। अब देखिए ये जो कमेटी ने यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट की है, इन्होंने एक बात पे बहुत बड़ा कंसर्न जताया है कि कहीं ना कहीं इन सारी कंपनीज की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। जैसे एक फिनटेक कंपनी जो कि अबू धाबी बेस्ड ऐप पे पीपीएल संबंधित है, इसका यूज़ चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जा रहा है स्कैम मास्टर्स के रूप में। साथ ही यहाँ पर बहुत सारा जो अमाउंट है इसको फ्रॉड तरीके से दिखाया जा रहा है। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न का विषय है, जिसकी वजह से लोकल फिनटेक जो प्लेयर है वो या तो मार्केट का एडवांटेज नहीं ले पा रहे या वो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में compete नहीं कर पा रहे, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। जैसे अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की या हम बात करें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, दे हैव टू कम एंड लुक इनटू दिस पर्टिकुलर मैटर। चलिए बात करते हैं
एनपीसीआई की कि एनपीसीआई क्या होता है। देखिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट पेमेंट्स को लेकर भारत में काम करता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, जिसको सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। बात करें अगर हम इस कॉरपोरेशन की, तो इसको इनिशिएट किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य था एक रोबस्ट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ताकि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ इंडिया को लेकर जाया जा सके, एक एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव रिटेल पेमेंट सिस्टम लाना जो कि विभिन्न प्रकार का जो भारत में लोग रह रहे हैं उनकी अलग अलग नीड्स के हिसाब से, इंडियन पॉपुलेशन की नीड के हिसाब से कार्य कर सके। बात करें तो इसके ही अंतर्गत आपको नेशनल फाइनेंशियल स्विच, आईएमपीएस, रुपे कार्ड, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस अकाउंट, एनएचसी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। यही वह सिस्टम है जिसने यूपीआई और साथ ही क्यूआर बेस्ड जो कोड्स हैं इंडिया में उसको भी लॉन्च किया था। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। हम चर्चा करने वाले हैं सैटर्न के मून मियाम्स के बारे में। माना जा रहा है कि शायद इसके अंतर्गत ओशन की प्रेजेंस रही है। एस्ट्रोनॉमर के पर्पस के हिसाब से हम बात करें तो मियाम्स जो कि सैटर्न में पाए जाने वाले बहुत से मूनों में से एक मून है। इसको ही डेथ स्टार भी बोला जाता है क्योंकि इसके सरफेस पे अगर हम बात करें तो माइट भी ऐसा माना जा रहा है कि 20-30 किलोमीटर नीचे आईसी शेल के नीचे आपको यहाँ पर शायद यहाँ पर एक जमा हुआ ओशन है। मियाम को एक अनलकी कैंडिडेट के रूप में माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर शायद ओशन हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर जो इमेजेस कैप्चर की गई हैं नासा के द्वारा, नासा के स्पेसक्राफ्ट के द्वारा, उसमें एक बहुत बड़े क्रेटर के होने की संभावना यहाँ पर देखी गई है। पढ़ना क्या है, क्या बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है? नहीं, आप याद रखेंगे कि मियाम्स का संबंध किससे है। सो आपको पता होना चाहिए मियाम सैटर्न का एक मून है। बात करते हैं सैटर्न के मून्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सैटर्न के मून हमारे एग्जामिनेशंस के लिए। तो सैटर्न जो कि हमारे प्लैनेट में 6वें नंबर पर आ जाता है हमारे सोलर सिस्टम में। एक स्टनिंग रिंग सिस्टम आपको इसके पास देखने मिल जाता है। गैसियस जाइंट हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ एक बहुत बड़ा आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा और अभी तक 82 मून्स इसके ऊपर आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेयर की, तो सैटर्न का जो एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर हाइड्रोजन हीलियम के ट्रेसेस ज़्यादा मिले हैं, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और दूसरे कंपाउंड्स देखने के लिए मिले हैं। ये जो प्लैनेट है यहाँ पर क्लाउड्स, स्टॉर्म और हेक्सागोनिकल शेप के जेट स्ट्रीम इसके नॉर्थ पोल के आसपास देखने के लिए मिले हैं। सैटर्न की बात करें तो इसका रोटेशन रैपिड है और ये अपना फुल रोटेशन जो है अपने एक्सिस पर वो 10.7 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। सो अ डे ऑन सैटर्न इज सिग्निफिकेंटली शॉर्टर देन अ डे ऑन दी अर्थ। आपको इतनी सी चीज़ समझनी होगी क्योंकि इसको 10.7 आवर्स लग रहे हैं, वहीं अर्थ 24 आवर्स में कवर करती है। अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो सैटर्न की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके मैग्नेटोस्फेयर की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट बन जाता है हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में जुपिटर के बाद, विच इज़ वेरी क्रूशियल। चलिए बात करते हैं इसके मेजर मून्स के बारे में। तो टाइटन, आप सभी टाइटन की वॉच पहनते हैं। सो टाइटन इज नथिंग बट कि सैटर्न का सबसे बड़ा मून है और सेकंड लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सबसे बड़ा मून कौन सा है फिर इस सोलर सिस्टम में। एक थिक एटमॉस्फेयर है जिसके ऊपर आपको नाइट्रोजन, मीथेन और इथेन के सरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। टाइटन के सरफेस की बात करें तो इस पर लेक्स, रिवर्स, वास्ट सैंड ड्यून्स जैसी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं जो कि यूजुअली साइंटिफिक स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट एनसेलेडियस, इसका एक और मून हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर एक्टिव गीजर्स हैं जो कि साउथ पोल पर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर वाटर वेपर रिलीज होता है, आइसी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। दैट मीन्स इससे एक और चीज़ पता चल जाती है कि एस्ट्रोबायोलॉजी की स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज द मियाम्स जो कि नोटेबल है अपने लार्ज हर्शल क्रेटर के लिए, जिसकी इमेज अभी हमने यहाँ पर देखी। डेथ स्टार के रूप में ये हमें देखने मिलता है जो कि स्टार वॉर जो मूवीज़ आप देखते हैं उसमें दिखाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के अलावा हम दूसरे मून्स की बात करें तो रिया सेकेंड लार्जेस्ट मून है सैटर्न का। इसका वही हम बात करें तो ये न्यूट्रल कलर है
और इसके ऊपर वाटर आइस हमें देखने के लिए मिलता है। एंड लास्ट इज द लिपिटस, टू टोन अपीरियंस इसका हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसी कारण इसको यिंग यांग मून, जो कि चाइनीज सिंबल है, उसके कारण भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये डार्कर है, हैवीली क्रेटर्ड है, और इसी के कारण इसका एक साइड थोड़ा सा ब्राइटर भी है, इसीलिए से यिंग यांग मून के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च कर दिया है इनसेट 3D मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट को 17 फरवरी 2024 को GSLV F-14 रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए। इनसेट 3D जहां पर एम कर रहा है कि वो अर्थ की जो मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ है उसे बढ़ा देगा, वहीं इस समय जो पूरा स्पॉटलाइट है वो GSLV के ऊपर है, क्योंकि इसे नॉटी बॉय का एक टर्म दे दिया गया है ड्यू टू इट्स हाई फेलियर रेट। ठीक है, अब समझिए कि आखिर है क्या। पहले इनसेट 3D एक न्यू जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, जिसे डिज़ाइन किया गया है ताकि अर्थ की जो मॉनिटरिंग है, चाहे एटमॉस्फेयर को लेकर हो, ओशन को लेकर हो, एनवायरनमेंट को लेकर हो, उसे बढ़ाया जा सके, ताकि जो हमारी मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट हैं हमें क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो भी है वेदर के द्वारा, क्लाइमेट प्रेडिक्शन हो, वो सभी टाइमली मिल सके, जिससे अर्लिंग वार्निंग सिस्टम के रूप में या डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सके। GSLV के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में समझिए। GSLV विच इज़ द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसरो का एक प्राइमरी रॉकेट है अलॉन्ग साइड द PSLV एंड LVM-3। GSLV इसका एक नोटेबल फेलियर रेट रहा है with 4 unsuccessful launches out of 15 attempts, leading to its colloquial name the naughty boy। आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया। ठीक है, GSLV की अगर हम बात करें तो इट हैज़ स्टार्टेड फेसिंग अ सेटबैक इन अगस्त 2021, जब यहाँ पर EOS-03 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के बारे में काम किया जा रहा था। एक डिविएशन ट्रैजेक्टरी यहाँ पर थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लॉस कर गया, और इसके बाद जो रॉकेट है वो अंडमान सी में जाकर गिर गया। GSLV के साथ यूजुअली जो प्रॉब्लम आती है वो है इसके क्रायोजेनिक इंजन की वजह से। GSLV रॉकेट्स अपनी कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये हैवी पेलोड्स को कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर चैलेंजेस जो हैं वो है क्रायोजेनिक इंजन विच पावर्स द फाइनल स्टेज टू द फ्लाइट। क्रायोजेनिक इंजन के साथ अगर हम इशू की बात करें तो यहाँ पर मटेरियल्स जो हैं वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर काम करते हैं, जो कि अपने आप में एक यूनिक चैलेंज है। देखिए, ओरिजिनली अगर हम बात करें तो GSLV जो क्रायोजेनिक इंजन है ये रशियन डिज़ाइन पर बेस्ड है, जहाँ पर इंडिया ने रिवर्स इंजीनियरिंग इसकी की है। 1980s में रशिया एग्री हो गया था कि भाई हम सप्लाई करेंगे क्रायोजेनिक इंजन को, हमारी टेक्नोलॉजी को, इसरो को, बट ये जो डील थी इसमें अपोजिशन हो गया यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से, और इसी के कारण जो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र था ये रुक गया। इसी के कारण ये जो पूरी की पूरी डील थी इसे इवेंचुअली कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। हालांकि रशिया ने कुछ इंजन्स को सप्लाई किया जिसकी वजह से, बट टेक्नोलॉजी को यहाँ पर सप्लाई नहीं किया गया। हालांकि इंडिया ने कोशिश करी और इसने अपना खुद का रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए यहाँ पर सन 2000 में यहाँ पर इन्होंने इसको तैयार करने की कोशिश करी, और अभी भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम GSLV के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर लेते हैं। चलिए, तो GSLV की अगर हम बात करें, ये थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब अगर हम GSLV को थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखिए, GSLV विच इज़ द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसकी लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट जो है इसरो की, उसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट वेरिएंट है, जैसे GSLV MK2, GSLV MK3 इसके प्रोमिनेंट वेरिएंट कहे जाते हैं। MK2 को डिज़ाइन किया गया था पेलोड्स को GTO में लॉन्च करने के लिए, वहीं GSLV MK3 एक कैपेबल है हैवी पेलोड्स को ले जाने के लिए, चाहे GTO में जाना हो या फिर लियो मिशंस की बात हो। GSLV MK2 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। फर्स्ट स्टेज यहाँ पर लिक्विड इंजन के द्वारा पावर है, सेकेंड स्टेज की बात करें तो ये लिक्विड इंजन, और थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो ये क्रायोजेनिक इंजन पर आधारित है। इसकी पेलोड कैपेसिटी की बात करेंगे तो 2000 से 2500 kg GTO तक अगर हम बात करें तो ये ले जाने में सक्षम होते हैं। ओके,
GTU means the geosynchronous transfer orbit. Okay, so do not get confused basically. GSLV MK3 की बात करें तो हैवीएस्ट और सबसे ज़्यादा पावरफुल लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर 2 सॉलिड बूस्टर हैं, एक लिक्विड कोर स्टेज है और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज हमें देखने के लिए मिल जाती है। MK3 की बात करें तो इट हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर सिग्निफिकेंट मिशन। आप सभी को पता है चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें तो उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि इंडिया का सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। और इसी को रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। One question is related with the India-Greece relationship and another question is related with the India's launch vehicle प्रेजेंट चैलेंजेस और क्या हमारे माइलस्टोन है, क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने की आवश्यकता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे pragyaPandey@rausacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.